इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट के अंदर चार्ज कब और कैसे फ्रेम किया जाता है। देखिए, अगर आप नए एडवोकेट हैं या आप लॉ से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या वैसे आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मैं स्टेट केस की बात कर रहा हूँ जो क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम। इस तरीके से केस जो होते हैं जिनमें आईपीसी की धाराएं लगती हैं या फिर एक्ट कोई लगता है। जैसे मान के चलिए कोई 323 का मैटर है तो वो क्या होगा, स्टेट वर्सेस ए, स्टेट वर्सेस वी, उसमें अंडर सेक्शन की 323, 324 लगा है या 326 लगी है या 307 लगी है, 302 लगी है। तो वो किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहले तो कोई अपराध होता है। अपराध होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और एफआईआर होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उसके बाद चार्जशीट तैयार होती है। चार्जशीट कौन तैयार करता है? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो आईओ होता है। वो क्या करता है कि मतलब जो पुलिस, आप कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होके एफआईआर रजिस्टर्ड होके एक चार्जशीट तैयार की जाती है। कहीं कहीं पे उसको चालान भी बोल दिया जाता है आम भाषा में। तो पूरी ये रिपोर्ट तैयार करके 60 या 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करनी होती है। और जब वो चार्जशीट, जब वो चालान कोर्ट में पेश हो जाता है, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल जब शुरू होता है, मतलब जब केस शुरू होने की जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो होती है चार्ज लगाने की। कि कोर्ट के अंदर अक्यूज़ को चार्ज लगाया जाता है, पेश किया जाता है कोर्ट में, चाहे वो कस्टडी में है चाहे वो बेल पे है। तो अक्यूज़ का होना तो बहुत ज़रूरी है। अक्यूज़ तारीख वाले दिन आ जाता है, चार्जशीट पेश हो गई। सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, एक जो ज़िमनी ऑर्डर्स होते हैं उसमें लिखा जाता है कि नाउ टू कम अपॉन ऑन कंसिडरेशन ऑन चार्ज। जब चालान पेश होता है तो ऐसा लिखा जाता है, जब चार्जशीट पेश होती है तो चालान प्रेजेंटेड टुडे इन द कोर्ट, नाउ टू कम अपॉन ऑन कंसिडरेशन ऑन चार्ज या फिर आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज। 207 सीआरपीसी अंडर सेक्शन 207 से मतलब 207 सीआरपीसी के तहत अक्यूज़ को, चाहे कितने भी अक्यूज़ हैं, एक या दो या उससे ज़्यादा, उनको चालान की उसी चार्जशीट की कॉपीज़ दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। उसके बाद चार्ज पर बहस होती है। अगर कोई अक्यूज़ का वकील है जिस पर एफआईआर हुई है, जिस पर चार्ज लगना है, तो कोर्ट उसको मौका देती है कि आप अपने वकील को बोलिए कि चार्ज पर बहस कर दें। तो वो वकील को 1-2 तारीखें दी जाती हैं ताकि वो अपने चार्ज पर बहस कर दे। चार्ज पर बहस करना क्या होता है, पुलिस के द्वारा कोई ना कोई सेक्शन लगाए होते हैं तभी एफआईआर होती है। मान के चलिए पुलिस ने 307 लगाई हुई है, तो जो अक्यूज़ का वकील है, जो दोषी का वकील है, वो किसी न किसी पॉइंट पर बहस करेगा कि इसमें 307 बनती ही नहीं है, कि इसमें 323 बनती है या 324 बनती है या 325 बनती है, या कोई 326 लगाई है पुलिस ने, तो तब बहस करता है। मतलब कहने का ये है कि जो वकील होता है वो ये बहस करता है कि इतनी बड़ी धारा नहीं बनती है, इस पर छोटी धारा बनती है। तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट देख लेती है, तो पुलिस ने जो धाराएं लगाई होती हैं अगर वो नहीं बनती हैं और आर्ग्यूमेंट्स वाकई में कोर्ट को जो है इस प्रभाव में ले ले लेता है वकील, और फिर उसके बाद उनके पास पूरे प्रूफ भी होते हैं, तो धारा को कुछ को डिलीट भी कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए पुलिस ने 307 लगाई हुई है और आपके वकील ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया, आर्गूमेंट ऐसी की कि कोर्ट इस प्रभाव में आ गया कि नहीं, 307 वाकई में नहीं बनती है, तो कोर्ट अगर चाहेगी तो 307 हटा देती है। अगर कोई और 323 या 324 बनती है तो फिर चार्ज सिर्फ 323 या 324 में ही फ्रेम किया जाता है, फिर 307 को हटा दिया जाता है। या ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 326 लगी है या 302 लगी है या कोई भी धारा लगी है, 376 लगी है, अगर जो वकील है वो आर्गुमेंट्स करता है और कोर्ट को भी लगता है कि ये वाली धारा नहीं लगनी चाहिए या पुलिस ने गलत लगाई है, तो वो चार्ज के टाइम वो धारा को हटा दिया जाता है और कोई और चार्ज लगा दिया जाता है, कोई और धारा लगा दी जाती है जो वाकई में बनती है। अगर कोई भी धारा नहीं बनती है, अगर कोर्ट को ऐसे लगता है, तो डिस्चार्ज ही कर दिया जाता है, यहीं पर चार्ज लगाया ही नहीं जाता है, दोषी को मुक्त कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि चार्ज पर बहस हो गई, आपके वकील ने चार्ज पर बहस कर दी। अगर कोर्ट को लगेगा जो पुलिस ने सेक्शन लगाए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, तो कोर्ट उन्हीं चार्ज में, मतलब उन्हीं अंडर सेक्शन में चार्ज लगाएगी। ये पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं,
लेकिन अगर कोर्ट को लगेगा कि पुलिस ने वो सेक्शन गलत लगाए हैं, वो अंडर सेक्शन गलत लगाए हैं, 307 नहीं बनती है या 326 नहीं बनती है या 302 नहीं बनती है, तो कोर्ट अपने हिसाब से अपराध के अकॉर्डिंग उस पर सेक्शन लगाएगी। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई कि आर्गूमेंट होती है सबसे पहले, उसके बाद कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता है। अब आर्गूमेंट्स भी हो गई, उसके बाद इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले जब चार्ज फ्रेम किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट का नाम आता है, फिर आता है स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी नाम हो सकता है, जो दोषी का नाम होता है वो आता है स्टेट वर्सेस। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद अंडर सेक्शन लिखे जाते हैं कि इस अंडर सेक्शन के अंदर ये अपराध हुआ है, फिर पुलिस स्टेशन लिखा जाता है। इसमें सबसे ख़ास बात होती है कि डेट, टाइम और जो लोकेशन है वो लिखी जाती है इसमें। देखिए इस तरीके से होता है, सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, उसके बाद स्टेट वर्सेस जो भी नाम है, राम, श्याम, कुछ भी, यहाँ पर मैंने ए और बी का एग्जांपल दे दिया है। उसके बाद एफआईआर आती है, सेक्शन आता है, पुलिस स्टेशन का नाम आता है इस साइड में। तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा जाता है कि यहाँ पर डेट, इस डेट को, इस लोकेशन पे, इस टाइम को आपने ये वाला अपराध किया है इस व्यक्ति के साथ, इस विक्टिम के साथ, तो आप पर ये चार्ज लगते हैं। तो चार्ज लिखे होते हैं कि ये वाला अंडर सेक्शन लगता है, आप पर 307 धारा लगाई जाती है, आप पर 326 लगाई जाती है, आप पर 323 धारा लगाई जाती है, जो भी अपराध है। उसके बाद लास्ट में लाइन आती है कि आपको ये वाला जो चार्ज लगाया गया है ये आपको अच्छी तरह से पढ़कर सुना दिया है, आपने पढ़ लिया है। आपका जवाब आता है यस मैंने पढ़ लिया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आपको पढ़कर सुना दिया जाएगा। तो यहाँ पर यस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये ध्यान से देखिएगा अगर आप नए एडवोकेट हैं, अगर आप लॉ कर रहे हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आप पर ये चार्ज लगाया गया है तो आप गिल्टी प्लीड करते हैं कि मतलब अपने आप को दोषी मानते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन हमेशा चार्ज के अंदर यही होती है कि आर यू प्लीड गिल्टी, कि आप ये जो चार्ज लगाए गए हैं, जो चार्ज आपको सुनाया गया है, क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं कि नहीं। अगर तो दोषी यहाँ पर यस कर दे तो केस यहीं पे उसको कन्विक्शन हो जाएगी, उसको सज़ा हो जाएगी जितनी भी उस हिसाब से बनती है, जो कोर्ट को लगता है कि इतनी सज़ा बनती है, तो उस सेक्शन, उस धारा में उसको उसी टाइम सज़ा हो जाएगी और केस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और जितनी भी सज़ा बनती है उतनी सज़ा के लिए उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 99% क्या होता है कि नो करता है जो दोषी है, कि मुझ पर ये जो धाराएं लगाई गई हैं या जो बताया गया कि ये मैंने अपराध किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो प्लीड गिल्टी इसमें नो आता है ज़्यादातर, कई बार यस भी आ जाता है। तो नो आएगा मतलब यहाँ पर उसका आंसर कैसे लिखा जाता है कोर्ट की लैंग्वेज में वो भी बता देता हूँ कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी। जो दोषी का आंसर आता है आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, कि मैंने ऐसा कोई दोष नहीं किया है, ऐसा अपराध नहीं किया। आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल, हमेशा यही आंसर आता है, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल, कि मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता और ये मैंने अपराध नहीं किया है, और क्लेम ट्रायल मतलब मैं ट्रायल लड़ूंगा, केस लड़ूंगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि गवाहियाँ शुरू होती हैं। पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, जो स्टेट की तरफ से गवाह होते हैं, जो लिस्ट गवाहों की एक लगी होती है चार्जशीट के अंदर, मतलब पुलिस के जो गवाह होते हैं, विटनेस बनाए होते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है जिसके साथ कोई अपराध किया गया है अक्यूज़ के द्वारा, उनकी गवाही होती है। सारी गवाहियाँ होने के बाद उनका जो एविडेंस है वो क्लोज़ किया जाता है पीपी के द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। उसके बाद फिर 313 जो होती है वो होती है अक्यूज़ की, 313 सीआरपीसी के तहत बयान होते हैं। फिर डिफेंस एविडेंस पर केस आ जाता है, जो स्टेट केस है। फिर डिफेंस में अक्यूज़ को, दोषी को ये मौका दिया जाता है कि आप अपनी गवाहियाँ करवाइए, तो वो अपने विटनेस को बुलाता है, उनकी गवाहियाँ होती हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। और जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है अक्यूज़ के वकील के द्वारा। तो फिर डिफेंस एविडेंस पर हम बात कर रहे थे, डिफेंस एविडेंस भी क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट होती है वकीलों के द्वारा, दोषी का वकील भी करता है, इधर से अगर कोई कंप्लेनेंट का वकील है वो भी करेगा, या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं कोर्ट के अंदर वो स्टेट की तरफ से बहस करते हैं और फिर जजमेंट आ जाती है। तो दोषी को या तो कन्विक्शन हो जाती है, या तो सज़ा हो जाती है, कन्विक्ट हो जाता है, या फिर अक्यूटल भी हो सकता है, मतलब अक्यूटेड हो सकता है, मतलब बरी हो सकता है।
तो ये तरीका था। यहाँ पर मैंने बात की कि चार्ज, कोर्ट में जब चालान पेश किया जाता है, चार्जशीट पेश कर दी जाती है, तो सबसे पहले कोर्ट चार्ज लगाता है, चार्ज पर बहस होती है, फिर कोर्ट को जो लगता है वो अंडर सेक्शन लगा दिए जाते हैं और फिर दोषी को पूछा जाता है कि आप गिल्टी अपने आप को मानते हैं कि नहीं, दोषी मानते हैं कि नहीं। अगर यस कर दे वहीं पर केस ख़त्म हो जाता है, जो भी सज़ा मिलनी है, क्योंकि दोषी ने मान ही लिया कि मैंने ये अपराध किया है, फिर तो केस आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, नो आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता, एंड क्लेम ट्रायल, कि मैं ट्रायल लड़ूंगा, तो उसके बाद केस आगे चला दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हुए समझाने की कोशिश की है, ताकि अच्छे से आपको बेसिक तरीके से समझ में आ सके और हमेशा याद रहे। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या जुडिशियल किसी और पॉइंट पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।